अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। हमने एमसीक्यूज़ और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े सिंपल से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। तो जो हमने कंसेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर क्लियर किए हैं, उन तमाम कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिनको। यहाँ पे देखें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कुछ बल्कि 3 हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं 5 में से, जिनके अंदर हमने कुछ ड्रा करके दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। तो ये ड्रा किया हुआ जो हमारे पास डेटा है ये आपको मैं समझा दूंगा। यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट बनाना था, वो मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद हमने एक यूज़ केस डायग्राम बनानी थी, वो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस डायग्राम थी जो कि उन्होंने पूछी थी, वो भी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 1 है हमारे पास। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, डिज़ाइन ए फ्लो चार्ट फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपने एक यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक जो फ़्लो चार्ट है वो आपने डिज़ाइन करना है इन ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर यूज़र की रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए आपने जो फ़्लो चार्ट है वो आपने डिज़ाइन करना है, यानी कि फ़्लो चार्ट बनाना है। आउटलाइन इट्स की स्टेप्स, इसके जो बुनियादी इसके जो मरकज़ी स्टेप्स हैं वो आपने अब यहाँ पे दिखाने हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसके अंदर एक यूज़र है, वो अगर उस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहता है तो उसको वहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा उस एप्लीकेशन के अंदर। तो उसको वहाँ पे रजिस्टर होने के लिए जो प्रोसेस होगा एप्लीकेशन के अंदर, वो सारा जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे फ़्लो चार्ट की हेल्प से दिखाना है। तो देखिए हमारे पास जो स्टार्ट वाला साइन है वो आपने ऐसे दिखाना है, और उसके बाद एंड जब आप करेंगे इस प्रोसेस को तो एंड के ऊपर भी आपने यही साइन लगाना है इस प्रोसेस को एंड करने के लिए भी। तो ये हमारे पास स्टार्ट और एंड वाले साइन थे। उसके बाद यहाँ पे जो काम होने हैं, जो एक्टिविटीज़ होनी है, उनको आपने यहाँ पे रेक्टेंगल्स की हेल्प से डिनोट करवाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिसीजन लेगी, उस डिसीजन के प्रोसेस को हम डिनोट करवाएंगे डायमंड शेप से, ठीक है। ये डायमंड सिंबल है, इससे हम यहाँ पे डिसीजन वाला जो प्रोसेस है उसको हम डिनोट करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिसको हम यूज़र है उसने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन की हुई है, वो अब यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहा है। तो रजिस्टर करने के लिए वो सबसे पहले इसको स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप है स्टार्ट वाला। उसके बाद यूज़र ओपन्स रजिस्ट्रेशन पेज। अगर यूज़र ने रजिस्टर होना है तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज होता है ये उस पेज को ओपन करेगा। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन वाला पेज यूज़र ओपन करेगा, उसके बाद यूज़र एंटर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो जो यूज़र है वो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स हैं वो एंटर करेगा, यानी कि अपना जो डेटा है उसका वो अपना डेटा एंटर करेगा, जो भी सिस्टम मांगेगा वो अपना डेटा जब एंटर करेगा। उसके बाद जो सिस्टम है उसने अब उसके डेटा के ऊपर कुछ काम करना है। सिस्टम वैलिडेट्स इनपुट। अब जो सिस्टम है वो उस इनपुट को वैलिडेट करेगा, यानी कि चेक करेगा कि जो इनपुट है जो यूज़र ने दी है वो इनपुट ठीक है या नहीं है। यानी कि एक एप्लीकेशन है वो मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र्स हैं, उनमें से ख़ास किस्म के जो यूज़र्स हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, यानी कि एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है अगर मखसूस किस्म के यूज़र्स को है, तो डेटा जो इस यूज़र ने एंटर किया है उस डेटा को सिस्टम वैलिडेट करेगा, उस इनपुट को वैलिडेट करेगा। अगर तो ये यूज़र उस मेयार के ऊपर पूरा उतरता है जो उस एप्लीकेशन के अंदर फिक्स किया हुआ है, तो आपके पास जो सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो उसको अलाउ करेगा कि ये आगे प्रोसीड करे। अब यहाँ पर वो सिस्टम जो है इनपुट को वैलिडेट करता है, देखता है कि इनपुट वैलिड है या नहीं, यानी कि इनपुट ठीक है या नहीं। जब ये उसको चेक करता है, वैलिडेट करता है इनपुट को, तो उसके बाद जो सिस्टम है उसने लेना है डिसीजन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने डायमंड सिंबल जो है वो यहाँ पे लगाया, उसको आप कहते हैं डायमंड सिंबल। अब यहाँ पे ये इनपुट को करेगा वैलिडेट, अगर इनपुट वैलिड है या नहीं। अब यहाँ पे इनपुट वैलिड, यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए इनपुट वैलिड क्योंकि दो यहाँ पे अब ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इनपुट वैलिड हो सकती है या इनपुट वैलिड नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर इनपुट वैलिड होगी तो यूज़र जो है वो अगले प्रोसेस के ऊपर चला जाएगा। अगर इनपुट वैलिड नहीं होगी तो यहाँ पे होगा नो, तो फिर ये वापस जाएगा। हम पहले जो नो वाला केस है पहले हम वो देख लेते हैं। जब इनपुट वैलिड नहीं है तो उस वक्त होगा ये कि जो यूज़र है उसके सामने ये चीज़ सिस्टम शो करेगा। सिस्टम यहाँ पे कुछ शो करेगा, यहाँ पे हमारे पास है डिस्प्ले एरर मैसेज। तो जो सिस्टम है वो एरर मैसेज दिखाएगा, यूज़र को दिखाएगा कि आपने जो डेटा एंटर किया है वो डेटा गलत है, एंड अलाउ री एंट्री। और उसके बाद जो सिस्टम है वो यूज़र को री एंट्री अलाउ करेगा, यानी कि सिस्टम अलाउ करेगा कि जो यूज़र है वो अपना डेटा दोबारा वहाँ पे एंटर करे सिस्टम के अंदर। अब दोबारा अगर इसने एंटर करने तो फिर होगा ये कि ये जो आपके पास स्टेप था जिसके ऊपर उसने नो करके उसको एरर मैसेज दिखाया था और री एंट्री जो है वो अलाउ की थी, री एंट्री उस वक्त ही कर सकता है जब ये प्रोसेस दोबारा वापस जाए यूज़र एंटर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर ये वापस यूज़र चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे नो हुआ था, जो इनपुट है वो वैलिड नहीं थी,
जो सिस्टम है उसने एरर मैसेज डिस्प्ले किया और उसने जो री एंट्री है वो अलाउ की, तो इसके साथ यूज़र जो है वो चला गया वापस एंटर डिटेल वाले स्टेप के ऊपर। दोबारा ये सारा प्रोसेस करेगा, अपनी डिटेल एंटर करेगा, उसको चेंज करके डिटेल को मतलब दुरुस्त डिटेल एंटर करेगा, उसके बाद सिस्टम अगेन उसको वैलिडेट करेगा। अब इस बार दोबारा जो सिस्टम है वो यूज़र का जो डेटा है उसको चेक करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे डिसीजन लेगा इनपुट वैलिड। अगर इनपुट वैलिड है तो उसके बाद अब ये येस कह देगा, ठीक है, जब दोबारा उसने डेटा एंटर किया। अब अगर येस है मतलब उसकी अगर इनपुट ठीक है तो उसके बाद अगला स्टेप ये होगा, सिस्टम एनक्रिप्ट्स पासवर्ड। अब जो सिस्टम है वो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेगा। पासवर्ड जो यूज़र ने अपना सेट किया उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने का मतलब ये है कि एक सीक्रेट कोड होगा, साइफर टेक्स्ट, उसके अंदर जो सिस्टम है ये पासवर्ड को तब्दील कर देगा ताकि कोई और उस पासवर्ड को ना समझ सके। पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के बाद सिस्टम सेव्स यूज़र डेटा। अब जो सिस्टम होगा वो यूज़र का डेटा सेव कर लेगा। अगला स्टेप होगा सिस्टम सेंड्स कन्फर्मेशन ईमेल। अब जो सिस्टम होगा वो कन्फर्मेशन की जो ईमेल है वो सेंड कर देगा, यानी कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे एंटर हो चुका है, आप डेटाबेस के अंदर सेव हो चुके हैं। उसके बाद अगला स्टेप होगा सिस्टम डिस्प्लेज सक्सेस मैसेज, और जो सिस्टम है वो एक सक्सेस मैसेज भी डिस्प्ले करेगा कि आपने सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ली है। उसके बाद है रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। अब जो सिस्टम होगा वो दोबारा यूज़र को लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। पहले उसने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की है, अब दोबारा लॉगिन पेज के ऊपर सिस्टम उसको भेज देगा। लॉगिन पेज के ऊपर जाके वो अपना यूज़र नेम और जो उसका पासवर्ड है वो वहाँ पे एंटर करेगा और वो लॉगिन हो जाएगा सिस्टम के अंदर। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो यूज़र है उसकी रजिस्ट्रेशन दिखानी थी। तो ये हमारे पास एक फ़्लो चार्ट था जिसके अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है उसका जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे डिटेल में दिखा दिया है। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन 1 था, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इमेजिन यू आर मैनेजिंग ए प्रोजेक्ट। फ़र्ज़ करें, इमेजिन करें आप एक प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज कर रहे हैं टू डेवलप अ सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने एक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है। डिस्क्राइब हाउ यू वुड यूज़ एजाइल मेथोडोलॉजी। आप अब ये बयान करें कि आप एजाइल मेथोडोलॉजी कैसे इस्तेमाल करेंगे टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए हम एजाइल मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। आंसर हमारे पास है, एजाइल मेथोडोलॉजी इज़ ए गुड चॉइस फॉर डेवलपिंग ए सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन। एक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ये बड़ी अच्छी चॉइस है, बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एंड कैन ईजिली एडजस्ट टू चेंजेस, और जो चेंजेस होते हैं, जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके साथ ये अपने आप को एडजस्ट भी कर सकती है। एजाइल वर्क्स बाय डिलीवरिंग स्मॉल वर्किंग पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली। अब जो एजाइल मेथोडोलॉजी है इसके अंदर जो स्मॉल वर्किंग पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के वो हम जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, दे सकते हैं यूज़र को, एंड देन इम्प्रूविंग दैम बेस्ड ऑन फीडबैक, और फीडबैक जो है उसके ऊपर बेस करते हुए इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास है हेयर्स हाउ इट वुड बी अप्लाइड। अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम अप्लाई करते एजाइल मेथोडोलॉजी को, या किस तरह से हम एजाइल मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं अगर हमने मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करनी होती। शॉर्ट साइकिल्स या फिर स्प्रिंट्स, स्प्रिंट्स होते हैं जो शॉर्ट साइकिल्स होते हैं उनको आप यहाँ पे एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर स्प्रिंट्स कहते हैं। वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू शॉर्ट साइकिल्स कॉल्ड स्प्रिंट्स 1 to 4 वीक्स। अब जो वर्क होता है यहाँ पे वो हम डिवाइड कर देंगे शॉर्ट साइकिल्स के अंदर, यानी कि स्प्रिंट्स के अंदर, और ये जो स्प्रिंट्स हैं ये 1 से 4 हफ्ते तक फैले होंगे। इन ईच स्प्रिंट, हर स्प्रिंट के अंदर ए स्मॉल वर्किंग फीचर ऑफ द ऐप इज़ बिल्ट। ऐप का एक जो छोटा वर्किंग फ़ीचर है वो बिल्ट होता है, सच एज़ यूज़र लॉगिन या फिर प्रोडक्ट डिस्प्ले। ये चीज़ें जो है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम हर स्प्रिंट के अंदर बिल्ड करते हैं और उसको हम यूज़र को दे देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड एट द स्टार्ट। शुरू में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, बट दे आर नॉट फिक्स्ड, लेकिन वो फिक्स नहीं होते। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का मतलब ये कि यूज़र है जिसने सिस्टम को या फिर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने उसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं वो शुरू में भी देखी जाती है, लेकिन वो फिक्स नहीं होती, वो तब्दील भी हो सकती हैं। दे कैन बी अपडेटेड एंड रीअरेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फीडबैक। अब जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसके दौरान भी ये जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको अपडेट भी किया जा सकता है और इनको रीअरेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन फीडबैक, फीडबैक के ऊपर बेस करते हुए, यानी कि जैसे जैसे यूज़र फीडबैक देगा उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम तब्दील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। डेवलपर्स रेगुलरली मर्ज देयर कोड इनटू ए सेंट्रल सिस्टम। अब जो डेवलपर्स होते हैं जो कि कोड लिखते हैं वो बड़ा बाकायदगी के साथ एक सेंट्रल सिस्टम होते हैं, उसके अंदर जितने भी उनके कोड्स होते हैं वो उनको इकट्ठा करते जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये हमने इसी टॉपिक के अंदर डिटेल में देखी थी जब हमने एजाइल मेथोडोलॉजी वाला लेक्चर देखा था। अगर आपने अभी वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने पढ़ा दी हैं। सो दैट प्रॉब्लम्स कैन बी फाउंड एंड फिक्स्ड अर्ली। अब ये सारी जो
चीज़ ये करते हैं, मतलब ये जितना इनका कोड होता है ये एक सेंट्रल सिस्टम के अंदर उसको मर्ज करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जल्दी मालूम कर लें और फिर उनको आप जल्दी ठीक भी कर लें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD। डेवलपर्स राइट टेस्ट्स बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। अब यहाँ पे होता ये है कि जब आप कोड लिखते हैं, असल वाला कोड लिखते हैं, उससे पहले आप जो उसके ऊपर आपने टेस्ट अप्लाई करना होता है आप वो टेस्ट पहले से लिख लेते हैं। दिस कीप्स द ऐप रिलायबल एंड मेंटेन्स क्वालिटी। इसकी वजह से जो ऐप है वो रिलायबल रहती है और जो क्वालिटी है वो भी बरकरार रहती है, ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि दो लोग यहाँ पे इकट्ठे एक प्रोग्राम लिखते हैं। टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर, दो डेवलपर्स इकट्ठे काम करते हैं। वन राइटिंग द कोड एंड द अदर रिव्यूइंग इट, एक कोड लिखता है और दूसरा उस कोड को देखता है। ये क्या चीज़ होती है पेयर प्रोग्रामिंग, ये भी उसी लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड टीम वर्क, ये चीज़ जो है ये क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और जो टीम वर्क है उसको इम्प्रूव करती है। Frequent feedback and adaptation. Working versions of the app are shown to stakeholders regularly. Stakeholders का मतलब है वो लोग जिनके कोई मफादात होते हैं इस काम के साथ, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे यूज़र्स वो स्टेकहोल्डर्स हैं। अब जो वर्किंग वर्जन्स होते हैं ऐप के, ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बाकायदगी से दिखाए जाते हैं। देयर फीडबैक हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द नेक्स्ट स्प्रिंट। उनका जो फीडबैक है वो अगला स्प्रिंट जो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। स्प्रिंट का मतलब है छोटे साइकिल जिनके अंदर आप स्मॉल वर्किंग पार्ट्स जो है वो डिलीवर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। एजाइल मेक्स इट ईजी टू हैंडल चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब जो तब्दील होती हुई रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हैंडल करने में जो एजाइल है ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है, उसको ये आसान बना देते हैं। फॉर मोबाइल ऐप्स, जो मोबाइल ऐप्स हैं उनके लिए, वेयर यूज़र नीड्स चेंज क्विकली, जहाँ पे जो यूज़र है उसको चेंज चाहिए होता है क्विकली, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, और ये यहाँ पे हेल्पफुल भी है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होती है एजाइल मेथोडोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन शॉर्ट अल मुख्तसर, एजाइल हेल्प्स इन बिल्डिंग अ सिंपल मोबाइल ऐप बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल वर्किंग पीसेस, फीडबैक एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर जो एजाइल मेथोडोलॉजी है वो हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने देखें ये बता दिया कि हम किस तरह से एजाइल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जब हमने एक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन बनानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है इसके अंदर हमने यूज़ केस डायग्राम बनानी है, यानी कि इसके अंदर हमने डिफरेंट जो यूज़ केसेस है वो हमने दिखाने हैं। बड़ी सिंपल सी यूज़ केस डायग्राम है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। आपके पास एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है। क्रिएट अ यूज़ केस डायग्राम, आपने यूज़ केस डायग्राम बनानी है। टू शो द इंटरेक्शंस बिटवीन कस्टमर्स, आपने यूज़ केस डायग्राम बनानी है, उसके अंदर आपने इंटरेक्शंस शो करने हैं किसके दरमियान, कस्टमर्स के दरमियान, बैंक स्टाफ के दरमियान और सिस्टम के दरमियान। सिस्टम क्या है आपके पास, सिस्टम ये है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। अब जो पूरा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, इस पूरे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल की हेल्प से शो करवा दी, यानी कि जो पूरी रेक्टेंगल है ये शो कर रही है हमारे पूरे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को। इसके अंदर मैंने डिफरेंट यूज़ केसेस जो हैं उनको मैंने यहाँ पे ओवल शेप के अंदर डिनोट करवा दिया है। यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको यूज़ केसेस नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूज़ केसेस रिलेटेड हैं कस्टमर से। और उसके बाद नीचे हमारे पास 3 यूज़ केसेस हैं। ये जो 3 यूज़ केसेस हैं ये रिलेटेड हैं बैंक स्टाफ से, ठीक है। जब हमने इंटरेक्शन दिखाना है ना सिस्टम के दरमियान, कस्टमर के दरमियान और बैंक स्टाफ के दरमियान। सिस्टम हमारे पास पूरा हमने रेक्टेंगल से शो करवा दिया, बैंक स्टाफ हमारे पास इस डायग्राम से शो किया। अब देखें इनको आप बोलते हैं एक्टर्स, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको हम नेम देते हैं एक्टर्स का। और यूज़ केस डायग्राम्स के अंदर ये जो एक्टर्स होते हैं उनको आप इस तरह की डायग्राम से शो करवाते हैं, ठीक है। ये एक एक्टर आपने दिखा दिया, ये कस्टमर है, और दूसरा एक्टर आपने यहाँ पे नीचे दिखा दिया, ये हमारे पास है बैंक स्टाफ, ठीक है जी। तो इस डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए जो कस्टमर से रिलेटेड यूज़ केसेस थे वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं, और जो बैंक स्टाफ से रिलेटेड यूज़ केसेस थे वो सारे मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। इन तमाम यूज़ केसेस को मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक्सप्लेन इनको मैं कर देता हूँ। सबसे पहले देखें जी हमारे पास जो कस्टमर है वो क्या कर सकते हैं, लॉग इन टू अकाउंट, वो अपना जो अकाउंट है उसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं। देखें ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का मतलब एक मिसाल के तौर पे ऐप्स होती हैं डिफरेंट बैंक्स की, वो जो ऐप्स चलती हैं उनको एक तो यूज़र होता है, मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट है किसी बैंक के अंदर, तो उस बैंक की आप ऐप डाउनलोड कर लें। उस ऐप के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं, बिल्स आपने पे करने, अपना अकाउंट चेक करना, वो सारे काम आप उस ऐप के ऊपर कर सकते हैं। वो जो आपने ऐप के ऊपर काम करने होते हैं उनको हमने यहाँ पे यूज़ केसेस की फॉर्म में लिखा हुआ है। पहला कौन सा यूज़ केस हो सकता है, पहला हमारे पास यूज़ केस हो सकता है लॉग इन टू अकाउंट, आप अपना जो अकाउंट है उसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं, अकाउंट अपना आप देख सकते हैं। उसके बाद है व्यू अकाउंट बैलेंस, आप अपने जो अकाउंट है उसका बैलेंस देख सकते हैं। व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का मतलब ये है
कि आपने किसको कब पैसे भेजे थे, कितने पैसे भेजे थे, और आपको किसने पैसे भेजे और कितने पैसे भेजे, कब पैसे भेजे, सारा जो हिसाब होता है लेन देन का, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर होता है। ठीक है, जो आप लेन देन करते हैं इनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसफ़र फंड्स, आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग के सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपके पास है पे बिल्स, आप अपने बिल्स वहाँ पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, ये सारे बिल्स आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अप्लाई फॉर लोन, आप ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो ऐप्स होती हैं या जो भी सिस्टम होता है ऑनलाइन बैंकिंग का, वहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप देते हैं कि मुझे लोन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ केस है वो है अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास सारे जो यूज़ केसेस थे वो सारे यूज़ केसेस थे कस्टमर के हवाले से। ठीक है, कस्टमर जो है वो किस तरह से इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखें यूज़ केस डायग्राम के अंदर आप इस तरह से इस डायग्राम को बनाते हैं कि आप यूज़र का जो पर्सपेक्टिव है, यूज़र के पर्सपेक्टिव से, इस्तेमाल करने वाले के नुक्ते नज़र से आप इस यूज़ केस डायग्राम को बनाते हैं। तो हमने इसको वैसे ही बनाया है। तो ये जितने भी हमारे पास यूज़ केसेस थे ये सारे के सारे थे कस्टमर से रिलेटेड। तो हमने इसीलिए इन तमाम यूज़ केसेस को इस तरह से इन लाइंस की हेल्प से कस्टमर के साथ हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो ये कस्टमर के साथ कनेक्टेड है क्योंकि ये कस्टमर से रिलेटेड यूज़ केसेस हैं। उसके बाद ये जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है इसको जो बैंक का स्टाफ है उसने भी इस्तेमाल करना है। अब बैंक का स्टाफ यहाँ पे क्या क्या काम कर सकता है उसको हमने नीचे अलहदा यूज़ केसेस की फॉर्म में लिखा है और उनको हमने कनेक्ट कर दिया है बैंक स्टाफ के साथ। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे एक्टर नज़र आ रहा है ये बैंक स्टाफ को शो कर रहा है। लॉग इन टू सिस्टम, अब जो सिस्टम है उसके अंदर ये लॉग इन हो सकते हैं। ऊपर क्या था आपके पास, जो यूज़ केस आपने देखा था कस्टमर वाला, उसके अंदर था लॉग इन टू अकाउंट, आप लॉग इन हो सकते थे अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, सिर्फ आप अपना अकाउंट देख सकते हैं। लेकिन जो बैंक का स्टाफ है वो इस सिस्टम के अंदर लॉग इन हो सकते हैं। ठीक है जी, लॉग इन टू सिस्टम, ये बैंक का स्टाफ लॉग इन कर सकते हैं, इसलिए हमने ये जो लाइंस हैं ये शो करवाई हैं बैंक स्टाफ की तरफ। तो बैंक का जो स्टाफ है ये सिस्टम के अंदर लॉग इन हो सकता है। उसके बाद अगला ये क्या काम कर सकता है, मैनेज कस्टमर अकाउंट्स, और उसके बाद जो कस्टमर के अकाउंट्स हैं उनको ये मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला ये क्या काम कर सकते हैं, अप्रूव या फिर रिजेक्ट लोन एप्लीकेशंस। अब जो यूज़र ने, जो कस्टमर ने लोन एप्लीकेशंस दी थी, ऊपर हम ये यूज़ केस लिखा है कि जो यूज़र है, जो कस्टमर है वो लोन की एप्लीकेशन भी दे सकता है। अब जो यूज़र या कस्टमर ने लोन की एप्लीकेशन दी है उसको ये जो बैंक का स्टाफ है ये अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है अप्रूव/रिजेक्ट, यानी कि अप्रूव या फिर रिजेक्ट लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन को ये अप्रूव भी कर सकते हैं, उसको ये रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये हमारे पास यूज़ केसेस थे जो कि बैंक स्टाफ से रिलेटेड थे। ऊपर हमारे पास जो यूज़ केसेस है सारे कस्टमर से रिलेटेड थे, हमने इसको कस्टमर के साथ कनेक्ट कर दिया। नीचे हमारे पास जो 3 यूज़ केसेस हैं ये रिलेटेड थे बैंक स्टाफ के साथ, तो हमने इसको बैंक स्टाफ जो है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया लाइंस की हेल्प से। अब देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यूज़ केसेस लिखे हुए हैं। अगर आपके माइंड में और यूज़ केसेस आते हैं तो आप वो यूज़ केसेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। जितने ज़्यादा यूज़ केसेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपका जवाब। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ केस डायग्राम जो है वो भी हमने बना ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर हमने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने ये सीक्वेंस डायग्राम बनाई हुई है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है यू आर डेवलपिंग अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, आप एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो है वो बना रहे हैं। क्रिएट अ सीक्वेंस डायग्राम, आपने अब एक सीक्वेंस डायग्राम बनानी है टू शो द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब एक जो यूज़र है उसने एक ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करना है, आपने ऑर्डर प्लेस करने का जो प्रोसेस है वो आपने दिखाना है सीक्वेंस डायग्राम की हेल्प से। ठीक है जी, फ्रॉम द कस्टमर सिलेक्टिंग आइटम्स, आपने शुरू करने कस्टमर सिलेक्टिंग आइटम्स के, जो कस्टमर है वो आइटम्स को सिलेक्ट करे, टू दी डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के डिलीवर होने तक ये पूरा जो प्रोसेस है। देखें जो ऑनलाइन डिलीवरी का प्रोसेस होता है, फूड डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर यही होता है कि जो कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर बाद में उसको डिलीवर किया जाता है। देखने में तो बड़ा सिंपल सा काम लगता है लेकिन इसके अंदर एक लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब वही प्रोसेस जो है इसके बारे में हमसे पूछा हुआ है कि आपने अब एक सीक्वेंस डायग्राम की हेल्प से इस प्रोसेस को शो करवाना है। अब देखें एक तो हमारे पास है फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, लेकिन इसके साथ 3 और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक है वो कस्टमर जिसने खाना ऑर्डर करना है, एक है वो रेस्टोरेंट जिससे खाना जाना है कस्टमर की तरफ, एक है वो डिलीवरी ड्राइवर, ठीक है, जिसने खाना लेके डिलीवर करना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें फूड डिलीवरी ऐप के साथ जुड़ी हुई हैं। तो टोटल 4 चीज़ें, एक कस्टमर, दूसरी डिलीवरी वाली ऐप, तीसरा रेस्टोरेंट और चौथा जो है वो डिलीवरी ड्राइवर। 4 हमारे पास चीज़ें जो हैं ये इस प्रोसेस के अंदर शामिल हैं और इन चारों चीज़ों को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो हमारी सीक्वेंस डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हमारे पास कस्टमर है, एक हमारे पास फूड डिलीवरी ऐप है, एक हमारे पास रेस्टोरेंट है, एक हमारे पास है डिलीवरी ड्राइवर। ठीक है जी, अब यहाँ पे जितने भी काम होने इन तमाम कामों को हम इन एरोज़ की हेल्प से शो करवाएंगे। ठीक है, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, चारों ऑब्जेक्ट्स, इनके नीचे
आपको ये जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे नीचे एक डॉटेड लाइन जा रही है, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे नीचे जा रही है, यहाँ पे नीचे जा रही है, यहाँ पे नीचे जा रही है। इन डॉटेड लाइंस को आप कहते हैं लाइफ लाइंस, ठीक है। ये लाइफ लाइंस हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने अब जो सारे ऑपरेशंस करने, जो भी हमने काम करने हैं वो हमने अब यहाँ पे दिखाने हैं। जो कस्टमर है सबसे पहले क्या करेगा, ये ओपन ऐप, ठीक है। कस्टमर जो है ऐप ओपन करेगा। ओपन ऐप ये अगर करेगा तो ऐप कहाँ पे है, ऐप यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक एरो एक्सटेंड करना है, ऐप वाली फूड डिलीवरी ऐप वाली जो लाइफ लाइन है आपने उस तक इसको लेके जाना है, ठीक है। ये यहाँ पे लाइफ लाइन्स जो उनका रोल है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि लाइफ लाइन्स का यहाँ पे मकसद क्या है। आपने यहाँ से एरो स्टार्ट करना है और जो फूड डिलीवरी ऐप वाली लाइफ लाइन है आपने वहाँ तक एरो लेके जाना है। इसके ऊपर आपने लिखना है जो काम वो कर रहा है कस्टमर, ओपन ऐप। साथ इसके जो ये ब्रैकेट्स है आपने ये भी लगानी है, ये भी ज़रूरी है, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ये मौजूद होती हैं, ठीक है जी। ओपन ऐप, सबसे पहले ऐप को ओपन करेगा, उसके बाद सिलेक्ट रेस्टोरेंट, उसके बाद इसने रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करना है। इसने रेस्टोरेंट को भी ऐप के अंदर ही सिलेक्ट करना है। तो हमने कस्टमर से फूड डिलीवरी ऐप तक अगेन एक एरो लगा दिया, उसके ऊपर हमने लिख दिया सिलेक्ट रेस्टोरेंट। कस्टमर सेलेक्ट कर रहा है फूड डिलीवरी ऐप के अंदर, ठीक है। अब देखें जो अगले हमारे पास सारे प्रोसेसेस हैं वो नीचे आपको शो होते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे प्रोसेस हैं उनको हमने सीक्वेंस से दिखाना है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपका जो टाइम है ये आगे इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि पहला जो काम ऊपर होगा यहाँ पे ये पहले होगा, इसके बाद में ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरह से जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ये अगला जो प्रोसेस है वो आपके पास आता जाएगा। रेस्टोरेंट ये सिलेक्ट करेगा, उसके बाद आपने ये जब रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेगा उसके बाद आपको रेस्टोरेंट का मेन्यू चाहिए, ठीक है। आपको रेस्टोरेंट का मेन्यू चाहिए। आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है, रेस्टोरेंट के साथ कांटेक्ट में है फूड डिलीवरी ऐप। तो फूड डिलीवरी ऐप जो है वो गेट मेन्यू, फूड डिलीवरी ऐप मेन्यू हासिल करेगी रेस्टोरेंट से, ठीक है। ये रेस्टोरेंट वाली लाइफ लाइन है ये वाली, यहाँ से मेन्यू हासिल करेगी। तो आपने फूड डिलीवरी ऐप से रेस्टोरेंट वाली जो लाइफ लाइन है इसके ऊपर आपने गैरो लगा दिया, गेट मेन्यू। ये वहाँ से मेन्यू लेगी और जो रेस्टोरेंट है ये मेन्यू देगा, ठीक है। यहाँ से रेस्टोरेंट क्या करेगा, रिटर्न मेन्यू। अब जो रेस्टोरेंट है ये मेन्यू दे देगा। तो आपने इसीलिए रेस्टोरेंट्स वाली जो लाइफ लाइन है उससे लेके फूड डिलीवरी ऐप वाली जो लाइफ लाइन है इस तक आपने एरो लगाया, रिटर्न मेन्यू। अब मेन्यू कहाँ पे आ जाएगा, फूड डिलीवरी ऐप के अंदर। अब फूड डिलीवरी ऐप के अंदर जब मेन्यू आया, आपने पहले से फूड डिलीवरी ऐप ओपन की हुई है, वहाँ पे आपके सामने मेन्यू आ गया कि ये खाने मौजूद हैं। उनमें से जो खाने आपको पसंद है वो आपने ऐड टू कार्ट करने हैं। ऐड टू कार्ट करने का मतलब ये है कि आपने वो जो बास्केट सी बनी, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग वाली जो वेबसाइट्स अगर आपने वो विजिट की हैं तो वहाँ पे बास्केट सी बनी होती हैं, इसको आप कहते हैं ऐड टू कार्ट। तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आप कार्ट के अंदर शामिल करते हैं उस बास्केट के अंदर, तो आपका जो ऑर्डर है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद कार्ट के अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं तो वो पूरा आपका जो कार्ट है वो ऑर्डर के लिए चला जाता है, ठीक है जी। आपने जो ऐड आइटम्स टू कार्ट आपने करना है, ठीक है। ऐड आइटम्स टू कार्ट कौन करेगा, वो कस्टमर करेगा। और किसके अंदर करेगा, फूड डिलीवरी ऐप के अंदर करेगा। इसलिए आपने कस्टमर से फूड डिलीवरी ऐप वाली जो लाइफ लाइन है उस तक आपने ये निशान लगा दिया, ऐड आइटम्स टू कार्ट। आपने अब ऐड आइटम्स टू कार्ट कर दी, उसके बाद आपने अब ऑर्डर प्लेस भी करना है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर, आपने अब ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद आपने ये वाला एरो नीचे लगाया। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करना है, फूड डिलीवरी ऐप के अंदर ही इसने ऑर्डर प्लेस करना है। अब देखें यहाँ पे मैंने ये जो सीक्वेंस डायग्राम बनाई हुई है इसके अंदर मैंने कैश ऑन डिलीवरी जो है उसका मॉडल अप्लाई किया, यानी कि जब उसको फूड मिलेगा कस्टमर को तो फिर ये पेमेंट करेगा। आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है कैसे इस्तेमाल करनी है पूरी डायग्राम देख लें। ये वाली आपको मैं कैश ऑन डिलीवरी वाला मॉडल समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने ये जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आपने यहाँ पे कैसे शामिल करनी है। अगर आप वो वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपका जो सीक्वेंस डायग्राम का मॉडल होगा वो भी ठीक होगा। अच्छा, ये आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद जो ऐप है ये करेगी ऐप सेंड ऑर्डर। ऐप जो है ऑर्डर सेंड कर देगी रेस्टोरेंट को, ठीक है। आपने ऐप वाली लाइफलाइन से जो रेस्टोरेंट वाली लाइफलाइन है वहाँ तक आपने एरो लगा दिया, सेंड ऑर्डर। उसके बाद ये रेस्टोरेंट क्या करेगा, ऐप के अंदर ऑर्डर को कंफर्म कर देगा, कंफर्म ऑर्डर। और फिर ऐप क्या करेगा, अब देखें ये वाला एरो ऊपर है, ये वाला एरो नीचे है, ठीक है जी। तो फिर ऐप ने जो यूज़र है जो कस्टमर है उसके साथ कुछ करना है, ऐप ने क्या करी है, ऐप डिस्प्ले ऑर्डर कन्फर्मेशन। अब जो ऐप है वो यूज़र को ऑर्डर कन्फर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कर देगी, आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया। उसके बाद जो रेस्टोरेंट है वो ऐप के अंदर कुछ और काम करेगा। रेस्टोरेंट यहाँ पे दिखा देगा नोटिफाई फूड रेडी, नोटिफाई कर देगा, रेस्टोरेंट नोटिफिकेशन शो करवाएगा ऐप के अंदर कि जो फूड है वो रेडी है। उसके बाद जब ऐप के अंदर ये चीज़ नोटिफाई हो जाएगी कि फूड रेडी है, तो फिर जो ऐप है ये जो फूड डिलीवरी ड्राइवर है या फिर डिलीवरी ड्राइवर है यहाँ पे जिसको हमने ऑब्जेक्ट को शो किया उसकी लाइफ लाइन नीचे है। अब जो डिलीवरी ड्राइवर है उसको ऐप कहेगी कि जाके जो ऑर्डर है वो लेके आओ, ठीक है। तो उसको असाइन कर देगी, डिलीवरी असाइन कर देगी। ये जो ऐप है यहाँ पे ऐप वाली जो लाइफ लाइन है उससे एरो जाएगा डिलीवरी ड्राइवर वाली लाइफ लाइन तक, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐप है डिलीवरी ड्राइवर को असाइन डिलीवरी कर देगी, ठीक है। डिलीवरी उस ड्राइवर को असाइन कर देगी। जो भी अवेलेबल ड्राइवर्स होंगे उनमें से किसी ड्राइवर को डिलीवरी असाइन हो जाएगी, तुमने ये डिलीवरी करनी है। उसके बाद जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, ड्राइवर से हमने फिर एक एरो लगा दिया
रेस्टोरेंट वाली लाइफ लाइन तक, ठीक है। पिक अप ऑर्डर, अब जो ड्राइवर है ये ऑर्डर को पिक करेगा रेस्टोरेंट से, उसके बाद ये जो ड्राइवर है ये क्या करेगा, ये डिलीवर ऑर्डर करेगा, ठीक है जी। ऑर्डर को डिलीवर करेगा कहाँ तक, डिलीवर करेगा कस्टमर तक। हमने ड्राइवर की जो लाइफ लाइन है उससे लेके कस्टमर की लाइफ लाइन तक हमने ये एक बड़ा लंबा सा एरो शो करवा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्राइवर है ये और कस्टमर इनका आपस में इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये डिलीवर ऑर्डर कर देगा, उसके बाद जब ये ड्राइवर ऑर्डर को डिलीवर करेगा तो अब जो कस्टमर है ये पैसे देगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर अगर इसने लिए खाने लिए तो इसने पैसे भी तो देने हैं ना। तो मेक पेमेंट, अब ये ड्राइवर को ही पेमेंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो ड्राइवर है ये क्या करेगा, इसने पेमेंट अपने पास तो नहीं रखनी, इसने अब कंफर्म भी करना है कि मुझे पेमेंट मिल गई है। तो फिर ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर से हमने एक एरो शो करवाया ऑनलाइन जो ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है, उसकी लाइफ लाइन तक, ठीक है जी। यहाँ से आपने एरो शो करवा दिया कंफर्म पेमेंट। अब जो ड्राइवर है डिलीवरी ड्राइवर वो कंफर्म कर देगा पेमेंट कि मुझे पेमेंट मिल गई है। अब ये तो हमारे पास मॉडल था कैश ऑन डिलीवरी का। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने कहा था प्लेस ऑर्डर, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद सेंड ऑर्डर, उसके बाद जो ऐप है उसने रेस्टोरेंट की तरफ ऑर्डर सेंड कर दिया। आपने ये लाइन लगाने से पहले यहाँ पे एक और एरो इस तरह से लगा देना है, ऐसे इसी डायरेक्शन में कस्टमर से ऑनलाइन ऐप की तरफ, और यहाँ पे आपने लिख देना है मेक पेमेंट, ठीक है। ऊपर आपने लिख देना है मेक पेमेंट, तो आपकी पेमेंट यहीं पे हो जाएगी, प्लेस ऑर्डर। उसके बाद दूसरा आपने यहाँ पे एरो इस तरह से लगा के ऐप की तरफ, और आपने यहाँ पे ऊपर लिख देना है मेक पेमेंट, आपकी पेमेंट हो गई। उसके बाद ये जो आपका सेंड ऑर्डर वाला एरो है ये फिर आपने यहाँ पे नीचे लगाना है ताकि ये पेमेंट आपकी पहले हो, उसके बाद जो सेंड ऑर्डर है ये पेमेंट के बाद यहाँ पे आए, ठीक है। आपका सेंड ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इसके नीचे फिर कंफर्म ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद डिस्प्ले ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ वैसे ही होगा। उसके बाद जो डिलीवर ऑर्डर है यहाँ पे आके आपके सीक्वेंस डायग्राम ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपने पेमेंट पहले कर दी है। तो ये नीचे वाले जो यहाँ पे ये एरोज़ लगे हुए हैं इनकी फिर ज़रूरत नहीं होगी। आपका सिर्फ काम जो है सिर्फ और सिर्फ डिलीवर ऑर्डर तक ही होगा। यहाँ पे आपका जो काम है सीक्वेंस डायग्राम बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने बनाई हुई है कैश ऑन डिलीवरी वाली, और आप ऑनलाइन पेमेंट वाली जो है वो भी बना सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे इस सीक्वेंस डायग्राम के अंदर, कस्टमर, फूड डिलीवरी ऐप और रेस्टोरेंट, और उसके बाद डिलीवरी ड्राइवर। हमने यहाँ पे इन चारों के नीचे लाइफ लाइन्स लगा दी। उसके बाद यहाँ पे हमने एरो से इनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं वो शो किए, और उसके बाद जो एरो सबसे ऊपर था वो प्रोसेस सबसे पहले हुआ है, उसके नीचे वाला जो एरो है वो प्रोसेस उसके बाद हुआ है। अब ये वाला एरो देखें, ये इस एरो से ये वाला एरो नीचे है तो इसका मतलब ये काम बाद में हुआ है, उसके बाद ये वाला काम हुआ है, और उसके बाद ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये नीचे एरो है, ठीक है। ये एरो ऊपर है, ये नीचे एरो है, तो इसका मतलब ये वाला काम बाद में हुआ है, ये उसके बाद हुआ है। ये वाला एरो मज़ीद नीचे है तो ये काम उसके बाद हुआ है, उसके बाद फिर ये हुआ है, फिर ये स्टेप हुआ है, उसके बाद फिर ये स्टेप हुआ है, ठीक है। जो उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला स्टेप हुआ है, उसके बाद ये स्टेप हुआ है, उसके बाद ये हुआ है डिलीवर ऑर्डर, ऑर्डर डिलीवर हुआ है, उसके बाद आपने पेमेंट कर दी है, और उसके बाद जो डिलीवरी ड्राइवर है उसने जो पेमेंट है उसको उसने कंफर्म कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास जो सीक्वेंस डायग्राम है वो क्लियर हो जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपने बतानी है, और उसके बाद आगे इसके 2 और पार्ट्स भी हैं इसी सवाल के क्वेश्चन नंबर 5 के, वो भी आपने बताने हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज एडिटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड डीबगर्स इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बनाने में और उसको मेंटेन रखने में आपने लैंग्वेज एडिटर्स, ट्रांसलेटर और जो डीबगर्स हैं इनका आपने रोल जो है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक आपने ये पार्ट सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट जो है वो भी इन्हीं 3 के बारे में ही है। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच टूल, ये आपके पास ऊपर जो तीनों लिखे हुए हैं इनके बारे में आपने एग्जांपल्स देनी है। एंड डिस्क्राइब हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और आपने ये एक्सप्लेन करना है, आपने ये बयान करना है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो एफिशिएंसी और जो एक्यूरेसी है उसके अंदर ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हैं, कैसे ये अपना हिस्सा डालते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो एफिशिएंसी है और जो एक्यूरेसी है उसके अंदर, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन 5 के अंदर उन्होंने जो सबसे पहले हमसे पूछा था डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, हम सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, उसके बाद हमारे पास जो पार्ट ए और बी है इनको हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जब यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जो हैं ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं दैट हेल्प इन राइटिंग, टेस्टिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर को लिखने में, उसको टेस्ट करने में और उसको मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ये। दे मेक डेवलपमेंट ईजियर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। जो डेवलपमेंट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसको ये बड़ा आसान बनाते हैं, तेज़ बनाते हैं और उसको मज़ीद रिलायबल बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है
उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ए है इसी क्वेश्चन को, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे पार्ट ए के अंदर हमने रोल बताना था लैंग्वेज एडिटर्स का, ट्रांसलेटर्स का और डीबगर्स का। ठीक है जी। पार्ट ए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए के अंदर लैंग्वेज एडिटर्स, ट्रांसलेटर्स, डीबगर्स जो है सॉफ्टवेयर को बनाने और उसको मेंटेन करने में इसका हमने रोल एक्सप्लेन करना था। तो रोल हम यहाँ पे इनका बता सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैंग्वेज एडिटर्स। लैंग्वेज एडिटर्स यूज्ड टू राइट एंड एडिट कोड, ये इस्तेमाल होते हैं कोड को लिखने के लिए और उसको एडिट करने के लिए। दे गिव डेवलपर्स स्पेस टू टाइप एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शंस इन ए रीडेबल फॉर्म। अब जो ये आपके पास लैंग्वेज एडिटर्स होते हैं, ये डेवलपर्स को एक ऐसी स्पेस देते हैं जिसके अंदर वो टाइप कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को रीडेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है। जिसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स के अंदर हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं और इंटरप्रेटर्स होते हैं। दे कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ये जो हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं यानी कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, ये जो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है उसको ये मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये क्या होता है इसको हम डिटेल के अंदर अपने चैप्टर के अंदर भी देख चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ ये क्या है। कंपाइलर्स हमारे पास होते हैं ट्रांसलेट दी होल प्रोग्राम एट वंस। जो कंपाइलर्स होते हैं ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेट एंड रन दी प्रोग्राम लाइन बाई लाइन। ये लाइन को, ये प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन जो है उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है जी। ये इनका जो है वो काम था कि ये क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डीबगर्स। इसको हम देखते हैं कि जो डीबगर्स हैं इनका क्या रोल है। डीबगर्स यूज टू फाइंड एंड फिक्स एरर्स बग्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स होते हैं उनको ढूंढने में और उनको फिक्स करने में, उनको ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है डीबगर्स को। दे अलाउ स्टेप बाय स्टेप चेकिंग ऑफ कोड। कोड जो है उसको आप स्टेप बाय स्टेप इनकी हेल्प से चेक कर सकते हैं। ठीक है। जिसके बाद हमने इनकी जो एग्जांपल्स हैं और जो इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पार्ट बी के अंदर हमने वो बतानी थी। मैं आपको इनका जो पार्ट बी है वो दिखा देता हूँ। पार्ट बी हमारा जो क्वेश्चन है उसका ये था, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच टूल एंड डिस्क्राइब हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपने इन तमाम टूल्स की जो एग्जांपल्स हैं, हर एक टूल्स की आपने वो एग्जांपल्स देनी है और आपने ये बयान करना है कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं एफिशिएंसी के अंदर और एक्यूरेसी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इनके एग्जांपल्स और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमने बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम पार्ट बी को। यहाँ पे जी हमारे पास पार्ट बी, पार्ट बी के अंदर हमारे पास है जी एग्जांपल्स एंड कंट्रीब्यूशंस। सबसे पहले हमारे पास है लैंग्वेज एडिटर्स। हमने अब ये देखने हैं सबसे पहले। एग्जांपल्स हमारे पास है नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। ये हम अपने लेक्चर में भी देख चुके हैं जहाँ पे हमने देखा था इनको। कंट्रीब्यूशन हमने अब इनकी देखनी है लैंग्वेज एडिटर्स की। दे मेक कोडिंग ईजियर। अब ये कोडिंग को ईजियर करते हैं विद सिंटैक्स हाईलाइटिंग, यानी कि सिंटैक्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको ये हाईलाइट करते हैं, ऑटो कंप्लीशन कर देते हैं एंड फॉर्मेटिंग, और उसके बाद फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं विच सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस एरर्स, जो कि टाइम बचाते हैं और जो एरर्स हैं उनको ये कम कर देता है। ठीक है जी। ये सारे काम करते हैं लैंग्वेज एडिटर्स। उसके बाद हमारे पास हैं ट्रांसलेटर्स। इनके बारे में हमने देखने कि ये क्या करते हैं, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ठीक है। ये होते हैं एग्जांपल्स हमारे पास है पाइथन इंटरप्रेटर, जीसीसी कंपाइलर। ठीक है जी। ये हमारे पास जो पाइथन का इंटरप्रेटर है और जीसीसी कंपाइलर है, इनके बारे में भी हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसलेटर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन इनकी क्या है, ये करते क्या है, दे मेक श्योर कोड कैन रन। अब इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो कोड है ये चल सकता है। कंपाइलर्स ऑप्टिमाइज कोड फॉर परफॉर्मेंस एंड इंटरप्रेटर्स गिव क्विक रिजल्ट्स। अब जो कंपाइलर्स होते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, और जो आपके पास कंपाइलर्स के अलावा जो इंटरप्रेटर्स होते हैं गिव क्विक रिजल्ट्स फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए बड़ा जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट देते हैं। बोथ हेल्पिंग फाइंडिंग एरर्स, ये दोनों एरर्स को फाइंड करने में भी हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं डीबगर्स। ये गलतियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हैं जीडीबी डीबगर और विजुअल स्टूडियो डीबगर। इसको भी हम अपने चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। कंट्रीब्यूशन इनकी क्या है हमारे पास, डीबगर्स सेव टाइम बाय लेटिंग डेवलपर्स पास प्रोग्राम्स। अब जो डीबगर्स होते हैं टाइम बचाते हैं। अब ये करते क्या, यूज़र्स को या डेवलपर्स को जो डेवलप कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो प्रोग्राम्स को पास कर सकते हैं, चेक वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं, मसलन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं एंड फाइंड एरर्स स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप जो एरर्स हैं ये फाइंड कर सकते हैं। दिस इंप्रूव्स एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी। इस तरह से जो एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी है ये ठीक होती है, दुरुस्त होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास समरी है। ये जो ऊपर हमने सारी बात की है इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, उसकी यहाँ पे हमारे पास समरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर एसेंशियल बिकॉज। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं ये अहम होते हैं। क्यों अहम होते हैं, बिकॉज दे मेक कोडिंग ईजियर, क्योंकि ये कोडिंग को आसान बनाते हैं, फास्टर बनाते हैं एंड मोर एक्यूरेट और ज़्यादा दुरुस्त बनाते हैं। एडिटर्स हेल्प इन राइटिंग कोड। अब जो एडिटर्स होते हैं ये कोड को लिखने में हेल्प करते हैं। ट्रांसलेटर्स कन्वर्ट इट फॉर द कंप्यूटर। और जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ये कंप्यूटर के लिए इसको तब्दील करते हैं। मतलब जो ह्यूमन रिटन कोड होता है जिसको इंसान समझ सकते हैं उसको फिर ये मशीन लैंग्वेज में तब्दील करते हैं। एंड
डीबगर्स फिक्स प्रॉब्लम्स, और जो डीबगर्स होते हैं ये प्रॉब्लम्स को, यानी कि बग्स को ठीक करते हैं। टुगेदर इकट्ठे दे इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी होती है उसको ये इकट्ठे इंप्रूव करते हैं, उसको ये ठीक करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो टूल्स हैं उनकी हमने इंपॉर्टेंस बताई। उसके बाद इसका पार्ट ए था, इसके अंदर हमने जो रोल है लैंग्वेज एडिटर्स का, ट्रांसलेटर्स का और डीबगर्स का वो हमने बता दिया। उसके बाद ऑप्शन बी जो है या फिर इसका जो पार्ट बी है उसके अंदर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स बताई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स की, यानी कि जो हमने यहाँ पे तीनों टूल्स देखे हैं लैंग्वेज एडिटर्स, ट्रांसलेटर्स, डीबगर्स, इनकी हमने एग्जांपल्स बताई और साथ साथ इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो भी हमने बता दी। तो इसके साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन थे पांचों लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बड़े सिंपल से लॉन्ग क्वेश्चन थे और यहाँ पे हमने इनको कम्प्लीटली कवर कर लिया। पहले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन था इसके अंदर हमने एजाइल मेथडोलॉजी जो है उसके बारे में बताया। तीसरा हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर हमने एक सीक्वेंस डायग्राम बनाई जिसके अंदर हमने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को दिखाया, बल्कि हमने यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम बनाई क्वेश्चन 3 के अंदर। इसके अंदर हमने डिफरेंट यूज़ केसेस दिखाए, कुछ यूज़ केसेस जो है कस्टमर से रिलेटेड थे और कुछ यूज़ केसेस जो है ये बैंक स्टाफ से रिलेटेड थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाई, बड़ी डिटेल के साथ सीक्वेंस डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम भी क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जो है इनके बारे में देखा। तो इसके साथ साथ हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में है। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग वाला उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका जो लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा आपको उसके अंदर मैं बुक से भी आपको पढ़ाऊँगा, जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ाया है। और उसके साथ साथ जो उसके अंदर कोड्स आएंगे, जो कोडिंग आपको सिखानी है, साथ साथ ऐप के ऊपर मैं आपको कोड्स भी लिख के रन करके भी दिखाऊंगा कि आपने जो कोड्स हैं उनको आपने रन कैसे करना है। तो कंप्लीटली वहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट करेंगे।